नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 8 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 8 अक्टूबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिवस के बारे में कि आज है 8 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है वायुसेना दिवस। क्योंकि आज ही के दिन 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी, तो जिसके कारण हम लोग 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मना लेते हैं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ अस्पृश्य दीप्तम। नभ अस्पृश्य दीप्तम, ये वायुसेना का आदर्श वाक्य है। इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में सक्रिय सेना की बात करें तो लगभग 1,39,576 सक्रिय सैनिक हैं। और विमानों की बात करें तो लगभग 1,720 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। वायुसेना के रंग की बात करें तो इसमें गहरा नीला रंग, हल्का नीला रंग और सफ़ेद रंग होता है। अब यहाँ पे जानते हैं वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल के बारे में। तो आज़ादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद कराने का श्रेय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट्ज़ को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट्ज़ को भारतीय वायुसेना का पहला एयर चीफ मार्शल बनाया गया, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। वर्तमान समय की बात करें तो विवेक राम चौधरी यानी कि एयर मार्शल VR चौधरी वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारियाँ इसलिए दी गई क्योंकि आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 1932 को आज ही के दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, जिसके कारण 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए सारी जानकारियाँ मूल रूप से दी गई। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो आज का पहला अपडेट से वर्ष 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एनी ऑर्नॉक्स, ऑप्शन बी है यास्मीना रेजा, ऑप्शन सी है मिशेल हॉयलेबेक और ऑप्शन डी है लीला स्लीमानी। तो यहाँ पर जानते हैं फ्रांस की लेखिका एनी ऑर्नॉक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें साहस और क्लिनिक एक्यूटी के लिए सम्मानित किया गया है, जिसके माध्यम से वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करती हैं। एनी ऑर्नॉक्स ने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथा उपन्यास लेस आर्मरीज के से की थी। तो यहाँ पे इनका पहला उपन्यास का नाम है लेस आर्मरीज। तो इन्होंने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत 1974 में लेस आर्मरीज से की थी और आज इन्हें इनके कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया कि वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन होता है एनी ऑर्नॉक्स का। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है फ्रांस से। आज का अगला अपडेट है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। तो जानते हैं प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्तर पर कपास उत्पादक के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। विश्व कपास दिवस कपास श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कपास की अस्थायी खेती पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 7 अक्टूबर। आज का अगला प्रश्न वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन बी है इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन सी है जो बाइडेन और ऑप्शन डी है एंजेला मर्केल। तो जानते हैं जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल 2022 का UNHCR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। उन्हें उनके राजनीतिक साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही पलायन के लिए मजबूर लोगों की सुरक्षा के लिए उनके कार्यकाल के दौरान की गई निर्णायक कार्रवाई के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एंजेला मर्केल के अलावा 4 अन्य संगठनों और व्यक्तियों को भी दुनिया भर में UNHCR
नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2022 का UNSCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता। तो आपका सही ऑप्शन है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। आज का अगला प्रश्न है भारतीय सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है पंकज भाटिया, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है विवेक वर्मा और ऑप्शन डी है राजीव मिश्रा। तो जानते हैं भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI और उसके सहयोगी मामले में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की नियुक्ति PFI और उसके सहयोगियों पर 5 साल के प्रतिबंध की निगरानी के लिए किया गया है। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय सरकार द्वारा UAPA यानी कि आपका गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी दिनेश कुमार शर्मा। आज का अगला प्रश्न है एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष की शुरुआत की है। यह केंद्रीय बैंक की उन्नत निगरानी प्रणाली है जिसके पर्यवेक्षीय प्रक्रिया और अधिक उन्नत बनाने की उम्मीद है। दक्ष निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना और निष्पादन और साइबर घटना रिपोर्ट आदि को और सशक्त करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए भारतीय रिजर्व बैंक। आज का अगला प्रश्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है पंजाब। तो जानते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों में मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है। 2 महीने लंबे इस सघन अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की। इस अभियान के तहत सभी निर्माण स्थलों के लिए सभी 14 एंटी डस्ट मानदंडों का पालन करना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। तो यहाँ पूछा गया है कि एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी दिल्ली। आज का अंतिम प्रश्न है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। ऑप्शन ए शिवायु एयर स्पेस, ऑप्शन बी है थ्रास्टल एरो स्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है आद्या एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी है एस्टेरिया एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जानते हैं एस्टेरिया एरो स्पेस लिमिटेड को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला है। कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए यह मान्यता मिली है। ड्रोन को DGCA कृषि निर्माण, खनन और अन्य उद्योगों के अनुप्रयोग, सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। तो आपका सही ऑप्शन होता है एस्टेरिया एरो स्पेस लिमिटेड। और इसने कौन सा ड्रोन बनाया है। तो यहाँ पे A200 ड्रोन के लिए, ठीक है, ड्रोन का नाम है A200 और इसके लिए इसे माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो कल आपसे पूछा गया था अमेरिका की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है। तो इसका सही ऑप्शन था निकोल मान। निकोल मान यह अमेरिका की जो कि पहली मूल की महिला हैं जिन्होंने
अंतरिक्ष की यात्रा की है। अब आज का क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी अर्नाक्स को। वर्ष 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नाक्स को मिला है। एनी अर्नाक्स का संबंध किस देश से है? आप देश का नाम हमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।